स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। और दोस्तों जैसा कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया था क्लास 11 के सिलेबस के बारे में, तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसी की जो पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये वाली बुक, इसी का चैप्टर नंबर 1 है संविधान क्यों और कैसे, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं। बेसिकली मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे पूरी तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं अभी, ये मैंने खुद लिखे हैं गूगल कीवर्ड पर जाकर। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है एक एक वर्ड को लिखने में। आपको पता है कि हिंदी से इंग्लिश में टाइपिंग करो फिर कितना टाइम लगता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो ये सभी मेहनत मैं आप सभी अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और आखिर इस चैप्टर में दिया क्या है। जो आपका चैप्टर है कि जो संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर संविधान क्या होता है। तो देखिए, संविधान क्या है? किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूल ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। अर्थात संविधान यह तय करता है कि किसी देश पर कौन शासन करेगा। ठीक है, सिंपल सी लाइन में। आगे, संविधान किसी राज्य की सरकार को 3 प्रमुख अंगों में, कौन से 3 प्रमुख अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहाँ जहाँ पर संविधान है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों हैं। तो संविधान इन तीनों अंगों की स्थापना करता है। और संविधान यह भी तय करता है कि इन तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध बना रहे, और साथ ही साथ इन तीनों अंगों का यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका जनता के साथ भी संबंध अच्छा बना रहे। ठीक है, अगला काम क्या करता है संविधान कि संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। यानी कि जो तीनों अंग हैं उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है और बताता है कि किस किस अंग के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होगी। जैसे अब न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के पास न्याय करने की शक्ति है, कार्यपालिका है तो कानून बनाने की शक्ति है, ऐसे ही जैसे विधायिका है तो उसके पास अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, और उनके कर्तव्यों की सीमा को भी निर्धारित करता है, इसलिए संविधान है ये। ठीक है, संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, प्राकृतिक आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। अर्थात इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो संविधान है वो जनता की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारता है और उन्हें समाज में स्तर ऊपर लाने पर मदद करता है। और उनकी जो आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म को माने, और उनकी जो आकांक्षा है उनको पूरा करता है। और कहीं इन तीनों संस्थाओं के द्वारा या किसी समाज के बड़े समूह के द्वारा छोटे समूह का कोई शोषण ना किया जाए, ये उसका पूरा ख्याल रखता है, इसलिए इससे अराजकता को यह रोकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो संविधान बेसिकली क्या होता है ये चीज़ आपको पता चली। आप सभी पॉइंट एक बार दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि संविधान की आखिर हमें आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है, देखिए दूसरा टॉपिक अब हमारा जा रहा है कि संविधान की आवश्यकता। तो देखिए, संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। समुदायों से समाज बना हुआ होता है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जाति, धर्म, इन सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो इन सभी लोगों के बीच तालमेल बैठाना यानी कि सामंजस्य बैठाना, भाईचारे का भेदभाव ना हो ऐसा काम करना, ये इसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। अर्थात संविधान लोगों को, जनता को कुछ ऐसे नियम उपलब्ध कराता है जिससे कि आपस में, समाज में लोगों के बीच क्या पैदा होता है? विश्वास। ठीक है, तीसरा पॉइंट, संविधान यह तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अर्थात देखिए, मान लीजिए अगर समाज में कोई निर्णय लेना है तो संविधान तय करता है कि समाज में कौन सा व्यक्ति होगा जो अंतिम निर्णय लेगा। अगर देश स्तर की बात करें तो देश स्तर पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, जो कि केंद्रीय स्तर पर होता है। ठीक है,
तो इस तरह से संविधान यह तय करता है कि किसी भी निर्णय का अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक है। अगला, संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। अर्थात जो संविधान है, जो हमारी सरकार होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और मतलब मंत्रिपरिषद, कैबिनेट हो गया और राज्यपाल हो गए, तो इन सभी के नियमों को, उपनियमों को और उनकी शक्ति की सीमाओं को संविधान तय करता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे? जैसे मान लीजिए अगर कोई अपराध घटता है समाज में, कोई उदंडी है, ठीक है, कोई समुदाय ऐसा जो मतलब कुछ गलत काम कर रहा है, तो वहाँ पे न्याय की स्थापना करने के लिए हमें न्यायपालिका की आवश्यकता है। इसलिए समाज में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अगला पॉइंट, वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो अभी हमने जाना ही है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। तो सभी पॉइंट आप एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक जो सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है इस वीडियो का वो यही है, नहीं, ये तो अभी तीसरा टॉपिक है। टॉपिक जो 4 आएगा वो होगा सबसे बड़ा टॉपिक। ये टॉपिक है कि एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि कोई संविधान कब अच्छा बनता है। तो संविधान तभी अच्छा बनेगा जब उसमें ये 5-4 बातें होंगी। पहला, कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करना होगा, यानी कि संविधान में जो कानून, जो नियम दिए गए हैं उनका प्रत्येक व्यक्ति को आदर करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना, अर्थात समाज में कुछ ऐसे बड़े बड़े समूह हैं जो छोटे सामाजिक समूहों का शोषण करते हैं, तो हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है, मतलब जो ये जो हमारा टॉपिक है इसके मौलिक प्रावधान के अंतर्गत संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि छोटे समूहों की शक्ति को बढ़ावा देते हैं। समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अर्थात समाज में सभी की स्वतंत्रता बनी रहे, किसी की कोई एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना किया जाए, इसलिए भी। ठीक है। अगला पॉइंट है, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा, मतलब सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सामाजिक और जो मतलब मूलभूत आवश्यकता है उनकी रक्षा करना, किनसे? बहुसंख्यकों से, क्योंकि ये उनका शोषण कर लेते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एक सफल मौलिक संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का स्वरूप और निर्माण। तो भारतीय संविधान और सभा का स्वरूप और निर्माण ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, देखिए एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि एक ही पेज पे आ जाए। हाँ देखिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए, कौन सी समस्या? मतलब जो समस्याएं चल रही थी भारत की आज़ादी से पहले, उन समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। कब? मार्च 1947 को भारत। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेवल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था, अब बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो हाँ अब ठीक है। तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना, यानी कि ब्रिटिश को जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में यह तय किया गया कि 292 प्रतिनिधि भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से होंगे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों, जो कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से होंगे, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाएंगे। ये किस लिए? संविधान सभा की निर्माण के लिए। जो संविधान बनेगा भारत का, उसमें इतने लोग शामिल किए जाएंगे। ठीक है। तो देखिए 93 लोग जो थे वो भारत से लिए जाने थे, यानी कि बहुत कम, देखा जाए तो 1/4 जो सदस्य थे वो भारत से लिए जाने थे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ठीक है। तो जनसंख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख पर 1 व्यक्ति। ठीक है, इस तरह से था। तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को प्रमुख 3 समुदायों में बांटा गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य में।
अब जब ये बांट दिया गया, ठीक है, तो ये तो हुआ कि कैबिनेट मिशन के बाद की बातें हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन क्या था ये आपको पता चला, लेकिन जो पूरी तरीके से जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ वो यहाँ पे समझिए। देखिए, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन, देखिए यहाँ पे विधिवत उद्घाटन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सही से देखा जाए तो संविधान सभा का निर्माण, जो विधिवत उद्घाटन था संविधान निर्माण के लिए, वो 9 दिसंबर 1946 को ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया संविधान सभा का, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये 2 डेट याद रखिएगा। और संविधान सभा जो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष था वो किसे चुना गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये तीनों चीज़ें आपको पता चली। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, यानी कि भारत मतलब आने वाला जो हमारा भारत होगा, जो ब्रिटिशों के बाद जो लोकतांत्रिक भारत होगा वो किस तरह का भारत होगा, उसकी एक रूपरेखा इस मतलब जो रूपरेखा थी वो उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा जो नेहरू जी थे उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ था 3 जून 1947 को, लेकिन हुआ नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य की संख्या घटकर 299 ही बची, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो हमारा भारतीय संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद से 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इस समय अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। और संविधान को बनाने में अगर आपसे कोई पूछे भाई बता कि संविधान बनाने में कितना टाइम लगा, तो कि देख भाई संविधान बनाने में 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे बस। और बैठ के पूछेगा तो भाई बैठ के सुन 166 लगी थी बस। ये हुई हमारी यहाँ पे बात ख़त्म, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो भारतीय संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण और भारतीय संविधान सभा का जो स्वरूप था वो किस तरह का था, ठीक है। तो आप ये पॉइंट सभी दोबारा से देख सकते हैं, मैं और छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो नोट्स हैं वो मैं बहुत जल्दी अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊंगा, उस पर आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और जो लास्ट पॉइंट बचता है इस वीडियो का वो ये है कि भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें कई जो नियम है वो अलग अलग देशों से लिए गए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये पहला है, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें सभी देशों के फूल समाहित हैं, अर्थात भारतीय संविधान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी देशों के फूल समाहित किए गए हैं। ऐसा क्यों? एक और क्वेश्चन निकल के आ सकता है दूसरे लैंग्वेज में कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, तो ये कैसे? तो देखिए, संविधान सभा मतलब भारतीय संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो ये 1935 का जो अधिनियम क्या था वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 10 मूल मानव अधिकारों की घोषणा मतलब मानव अधिकारों को शामिल किया था। वो क्या थे? सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिटिश के बारे में। तो ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया? पहला, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि जो भारत की चुनावी जो प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई। सरकार का संसदीय स्वरूप होगा, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कानून के शासन का विचार, यानी कि देश पर जो छोटे तौर पे शासन होगा वो कानून करेगी, ये भी वहीं से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है।
और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब फ्रांस के संविधान की बात करें और कनाडा के संविधान की छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, हालांकि अधिकार अमेरिका से लिए गए लेकिन सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। और कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप अर्थात जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।